हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मोटिवेशन, यानी कि अभिप्रेरकों का वर्गीकरण। तो अनुभव और व्यवहार में प्रेरणा या अभिप्रेरण का क्या महत्व है? हर एक प्राणी के जीवन में प्रेरणा का अत्यधिक महत्व होता है। मोटिवेशन का बहुत ज़्यादा रोल होता है। प्रेरणा से ही समस्त गतिविधियों और व्यवहार का संचालन होता है। क्योंकि अगर हमारे अंदर प्रेरणा नहीं है तो मनुष्य में किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं हो सकता। प्रेरणाओं से संबंधित कार्य या व्यवहार अधिक शीघ्रता से और जल्दी कुशलता से पूर्ण हो जाता है। प्रेरणा हमारे व्यवहार को निरंतरता प्रदान करते हैं, और जब हम मोटिवेट होकर किसी काम को करते हैं तो हम चाहे काम कितना भी कठिन हो, डिफ़िकल्ट हो, हम उसको कुशलता से पूरा कर लेते हैं। अभिप्रेरणा के फलस्वरूप हमारे अंदर अतिरिक्त शक्ति पैदा होती है, जो हमें ऐसे ऐसे कार्य करने के लिए मोटिवेट करती है जो हम सपने में भी सोच नहीं सकते, और उनको करने के बाद हम हैरान हो जाते हैं कि आखिर मैंने इस काम को कैसे पूरा किया। प्रेरकों का वर्गीकरण। अभिप्रेरणाओं को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला तो है जन्मजात प्रेरक, इनबॉर्न ड्राइव्स, जिन्हें बायोलॉजिकल या प्राइमरी ड्राइव्स के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है इसमें एक्वायर्ड मोटिव्स या एक्वायर्ड ड्राइव्स, जिनको अर्जित किया जाता है। अर्जित अभिप्रेरक या एक्वायर्ड ड्राइव्स के भी दो टाइप्स होते हैं, व्यक्तिगत प्रेरक या इंडिविजुअल मोटिव्स और इंडिविजुअल ड्राइव्स, सामान्य सामाजिक प्रेरक, सोशल मोटिव्स और सोशल ड्राइव्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम लिया है क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन ऑफ मोटिव्स, प्रेरकों का वर्गीकरण। जन्मजात प्रेरक, जिन्हें हम बायोलॉजिकल या प्राइमरी या इनबॉर्न मोटिव्स कहते हैं, ये हैं भूख, प्यास, काम, नींद, प्रेम, क्रोध और मलमूत्र त्याग। और दूसरा है अर्जित प्रेरक, जो एक्वायर्ड मोटिव्स हैं, सामान्य सामाजिक अर्जित प्रेरक और व्यक्तिगत प्रेरक। सामान्य सामाजिक प्रेरकों में सामुदायिकता, आत्मस्थापन, अर्जनात्मकता, युयुत्सा। और व्यक्तिगत अभिप्रेरकों में प्रशंसा, आकांक्षा का स्तर, जीवन लक्ष्य, मद व्यसन, रुचि, अचेतन मन, आदत की विवशता, अभिवृत्तियाँ, संवेग, ये सभी इसमें सम्मिलित हैं। तो यहाँ पर जो ये डायग्राम दिया गया है, क्लासिफिकेशन दिया गया है, अब हम इनकी विवेचना करेंगे। पहला है जन्मजात या आंतरिक प्रेरक, इनबॉर्न या बायोलॉजिकल और प्राइमरी ड्राइव्स जिसको हम कहते हैं, जो जन्म से ही हमारे अंदर विद्यमान होते हैं। इन्हें सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिसमें सबसे पहला है हंगर, यानी कि भूख। भूख का अनुभव अमाशय और आंतों के द्वारा होता है। इंटेस्टाइन में, हमारे स्टमक में हमें भूख लगती है। जैसे जैसे भूख का अनुभव होता है, वैसे वैसे प्राणी में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन देखे जा सकते हैं। भूख को मिटाने के लिए खाद्य सामग्री की बहुत ज़रूरत होती है। खाद्य सामग्री का चुनाव भी विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। इसमें प्राणी की रुचि, शारीरिक आवश्यकताओं को विशेष महत्व दिया जाता है। जैसे कि छोटे बच्चे को जो हम खिलाते हैं, हम बुज़ुर्गों को वो खाना नहीं देते हैं।
अगर हम छोटा बच्चा है तो हम उसको सॉलिड नहीं दे रहे, हम ज़्यादातर लिक्विड देते हैं, और जो वयस्क हैं हम उनको सॉलिड फूड देते हैं। तो रुचि और शारीरिक आवश्यकताओं के अनुसार हम भोजन पदार्थ देते हैं। तो भूख एक प्रबल प्रेरक है। जब हमें भूख लगती है तो कहते हैं ना कि जब भूख लगती है तो सूखी रोटी भी हमें मीठी लगती है, और जब पेट भरा होता है तो कितना ही अच्छा खाना हमारे साथ सामने रखा हो फिर भी हम उसको नहीं खाते। तो जो भूख होती है, हंगर, वो हमें एक्टिव करता है, वो हमें कुछ ना कुछ हम ढूंढते रहते हैं किचन में जाके कि क्या है, मैं क्या खा के अपनी भूख मिटाऊं। दूसरा है प्यास। प्यास भी हमारे शरीर में जल की मात्रा जब कम हो जाती है तो प्यास भी क्या है, एक प्रकार का प्रेरक है जो हमें प्रेरित करता है पानी ढूंढने के लिए, कुछ ऐसा ढूंढने के लिए कि हमारी प्यास बुझ जाए। गला सूख जाता है जब आंसू, पसीना, लार बहने की क्रियाएं बंद हो जाती हैं। इस अभाव की स्थिति में प्राणी का संतुलन बिगड़ जाता है। जब पानी शरीर की विभिन्न नलिकाओं में पहुंच जाता है तो हमें हमारी जो प्यास है वो वहाँ पे शांत हो जाती है, तृप्त हो जाती है। फिर है काम या सेक्सुअल डिज़ायर्स, जिसको हम सेक्स मोटिव भी कहते हैं। ये भी एक जन्मजात मोटिव या जन्मजात प्रेरक है। वैसे इस प्रेरक के बिना भी जिंदगी चल सकती है। काम के महत्व को शोपेनहावर ने इन शब्दों में स्पष्ट किया है कि ये प्रवृत्ति युद्ध का कारण, शांति का लक्ष्य, गंभीरता का आधार, न्यायोचितता का लक्ष्य, हंसी पैदा करने वाली बातों का स्रोत एवं समस्त रहस्यमय संकेतों का आधार है। सिगमंड फ्रॉइड ने तो जितने भी थ्योरीज दी हैं उन सभी में सेक्सुअल डिज़ायर्स को बहुत इम्पॉर्टेंट उन्होंने बताया है। सिगमंड फ्रॉइड ने कहा है कि व्यक्ति के अधिकांश सामान्य और असामान्य व्यवहारों के पीछे सेक्सुअल डिज़ायर्स ही होते हैं। जब ये मोटिव फुलफिल नहीं होते तो व्यक्ति में असामान्यता के लक्षण देखे जा सकते हैं। फिर है नींद। नींद एक ऐसा जैविक अभिप्रेरक है जिसका हमारे शरीर पर, हमारी कार्य प्रणाली पे बहुत प्रभाव पड़ता है। जब व्यक्ति थका हुआ होता है तब हमारी मांसपेशियों में एकत्रित शक्ति कम होने लगती है और कार्य क्षमता और रुचि भी समाप्त होने लगती है और व्यक्ति ऊँघने सा लगता है, वो कुछ नहीं कर पाता नींद की वजह से। बॉडी टेम्परेचर या तापमान, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, शरीर के तापक्रम का नियंत्रण बहुत आवश्यक होता है। मानव जैसे गर्म रक्त के प्राणी के लिए अधिक समय तक जीना तभी संभव है जब हमारा बॉडी टेम्परेचर समन्वित रहता है। इस कार्य में रक्त का संचालन विशेष रूप से सहायक होता है। साथ ही साथ मानव भी विभिन्न क्रियाओं के द्वारा शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। जैसे जब ठंड होती है तो हम गर्म कपड़े पहनने लगते हैं, भोजन अधिक करने लगते हैं और अधिक एक्टिव रहते हैं। एक्टिव रहने से हमारे शरीर में गर्मी का संचार होता है और जब गर्मी होती है तो हम ठंडी चीज़ों का सेवन करने लगते हैं। ऐसा करने से हमारी बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। मातृत्व व्यवहार, मदर्स लव, चाहे कोई भी प्राणी है, चाहे कोई भी जीव जंतु है, माता अपनी संतान की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहती है। इसे हम मातृत्व व्यवहार कहते हैं, जिसको वो सीखती नहीं है। प्रत्येक स्त्री अपने बच्चे के प्रति वात्सल्यपूर्ण व्यवहार करने के लिए प्रेरित होती है।
हर प्रकार का कष्ट सहन करके भी बच्चे को पालती है। इसके पीछे उसकी कोई स्वार्थ भावना नहीं होती। अगर ये अभिप्रेरक ना हो तो मानव शिशुओं का पालन पोषण और संरक्षण होगा ही नहीं। अंतिम है इसमें एलिमिनेटिव मोटिव या वेस्ट डिस्चार्ज, मल मूत्र त्याग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जन्मजात प्रेरक है जिसका प्रत्यक्ष रूप से हमारे शरीर से संबंध होता है, डायरेक्टली हमारी बॉडी से ये रिलेटेड है। इस आवश्यकता के पूरा ना होने पर शरीर को अनेक प्रकार की कठिनाइयों और बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ सकता है। दूसरा है इसमें अर्जित अभिप्रेरक, एक्वायर्ड मोटिव्स, जिनको हम समाज में रह के लेते हैं, सीखते हैं। इसमें भी 2 कैटेगरीज हैं, व्यक्तिगत अर्जित अभिप्रेरक, इंडिविजुअल एक्वायर्ड ड्राइव्स, और दूसरा है सामान्य सामाजिक अर्जित अभिप्रेरक, नॉर्मल सोशल कलेक्टिव मोटिव्स। तो व्यक्तिगत अर्जित प्रेरक, तो मन के अनुसार व्यक्तिगत प्रेरक वो होते हैं जो किसी विशेष संस्कृति में स्वयं प्रधान नहीं होते हैं। अर्जित अभिप्रेरक हम अपने समाज में रह के सीखते हैं, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, हम समाज में रहते हैं। हम चाहते हैं कि समाज में हमारा एक स्थान हो, समाज हमें एक्सेप्ट करे, हम समाज में अपने आप को एक स्थान पर देखना चाहते हैं। इसलिए हम कुछ चीज़ों को सीख लेते हैं, जिसमें पहला है आकांक्षा का स्तर, लेवल ऑफ एस्पिरेशन। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति की कोई ना कोई आकांक्षा अवश्य होती है, जिससे वह अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार निर्धारित करता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आकांक्षा के निर्धारित स्तर को प्राप्त करना चाहता है। आकांक्षा का स्तर जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो हमें संतुष्टि होती है, लेकिन जब हमारा लेवल ऑफ एस्पिरेशन हम फुलफिल नहीं कर पाते तो अंदर ही अंदर हमें असंतुष्टि का भाव आ जाता है। जीवन लक्ष्य, हर एक प्रगतिशील व्यक्ति का कुछ ना कुछ लक्ष्य अवश्य होता है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर एक व्यक्ति प्रयास करता है। जिस प्रकार का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है उसी के अनुसार प्रयास भी किया जाता है। तो लक्ष्य प्राप्ति भी व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक मोटिव है। मद व्यसन, अल्कोहलिज्म, जिन लोगों में नशा करने की प्रवृत्ति पाई जाती है वो कभी कभी ऐसी सीमा पर पहुंच जाते हैं कि बिना नशा किए वो रह नहीं सकते और उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर उनकी ये ज़रूरत पूरी हो जाती है तो वो शांत हो जाते हैं, और अगर ये ज़रूरत पूरी नहीं होती तो वो अपना संतुलन और शांति को खो बैठते हैं। रुचियाँ, इंटरेस्ट, रुचिकर विषय वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के प्रति प्राणियों का विशेष लगाव पाया जाता है। इसके साथ ही साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम हर संभव प्रयास करते हैं। तो हमारी हर एक प्रकार की जो रुचि होती है वो हमें प्रेरित करती है। अगर मेरी रुचि गाने में है तो कोई भी बाधा क्यों ना आ जाए मैं ज़रूर गाना सीखूंगी। अगर किसी की रुचि म्यूज़िक में है तो अपनी रुचि को, क्योंकि वो हमारा पैशन हो जाता है और हम उसको करना चाहते हैं, तो वो हमें मोटिवेट करता है। कोई भी बाधा आ जाए फिर भी हम उस पैशन को, अपनी रुचि को, अपने इंटरेस्ट को जीना चाहते हैं और हम मोटिवेट होकर उसको सीखते हैं। आदतों की विवशता, लर्न्ड हैबिट्स, कभी कभी हम ऐसे आदतों को सीख लेते हैं जिनका जब वो पूरी नहीं हो पाती तो
हमें बेचैनी उत्पन्न हो जाती है। जैसे सुबह उठकर समाचार पत्र पढ़ना और साथ में चाय और सिगरेट का सेवन करना। इन आदतों के पूरा न होने पर व्यक्ति को अत्यधिक परेशानी होने लगती है और ये परेशानी उसे उचित व्यवहार करने में बाधा उत्पन्न करते हैं। अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन। अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर सबसे ज़्यादा जो फोकस किया है वो सिगमंड फ्रॉइड ने किया है। अनकॉन्शियस माइंड, हमारा जो अचेतन मन है, ऐसे प्रेरक जिनका व्यक्ति को ठीक तरीके से ज्ञान नहीं होता वो हमारे अचेतन प्रेरक कहलाते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अतृप्त इच्छाएं, कुंठाएं, यानी कि हम कुछ चाहते हैं लेकिन वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, इच्छाएं हमारी पूरी नहीं हो पा रही हैं, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे दिमाग मन मस्तिष्क में चल रहे हैं तो वो ख़त्म नहीं होते, वो हमारे अनकॉन्शियस में चले जाते हैं और हमारे अचेतन मन का अंग बन जाते हैं और समय समय पर व्यक्ति के कार्य को प्रेरित करते हैं या उसमें बाधा भी पहुंचा सकते हैं। एट्रीब्यूट्स, अभिवृत्तियाँ। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में विशेष वस्तु, कार्य, व्यक्तियों और रीति रिवाजों के प्रति अपनी धारणा बना लेता है। धारणाएं अनुकूल और प्रतिकूल दोनों प्रकार की हो सकती हैं और यही धारणाएं हमें मोटिवेट भी कर सकती हैं और डिस्करेज भी कर सकती हैं। जैसे एक बालक अपने अध्यापक के प्रति अच्छी धारणा भी बना सकता है और जब बालक में, स्टूडेंट में अपने टीचर के लिए अच्छी भावनाएं हैं, उसको पसंद करता है तो उसे क्लास में बैठना भी अच्छा लगता है और अगर ऐसा नहीं है तो उसे क्लास में बैठकर उनका लेक्चर लेना भी उतना पसंद नहीं आएगा। तो अभिवृत्तियाँ भी हमें मोटिवेट करते हैं। संवेग, इमोशंस, भय, प्रेम, क्रोध, घृणा आदि संवेग अभिप्रेरकों के रूप में काम करते हैं। संवेगों के प्रभाव से व्यक्ति अनेक ऐसे कार्य करता है जिनको साधारण अवस्था में करने की वो कल्पना भी कर नहीं सकता। जैसे जब हम बहुत भयभीत होते हैं तो अपनी प्रिय वस्तु को छोड़कर भाग जाते हैं, जिसको हम एक मिनट भी अपने से दूर नहीं रखना चाहते, ऐसी वस्तु को भी छोड़कर हम भाग जाते हैं। समझ लीजिए अगर आग कहीं लग जाए और हमारा फ़ोन वहीं पे पड़ा हुआ है तो डर और भय की स्थिति में हम जिस फ़ोन को कभी नहीं छोड़ते, हम उस फ़ोन को वहीं छोड़ छाड़ के भी भाग जाएंगे। क्रोधित अवस्था में उन्हीं से अधिक झगड़ा भी करते हैं साधारण रूप में हम जिनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो हमारे जो इमोशंस होते हैं वो भी हमें मोटिवेट करते हैं कुछ विशेष प्रकार के कार्य या व्यवहार करने के लिए। इसका दूसरा पार्ट है सोशल मोटिव्स, सामान्य सामाजिक प्रेरक। सामाजिक संपर्क, सामाजिकता, ये सभी जो बातें हैं वो एक व्यक्ति के व्यवहार को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। पहला है इसमें सामुदायिकता, सोशबिलिटी। हम सामाजिक प्राणी हैं, इसलिए चाहते हैं कि हम समुदाय में रहें और समुदाय हमें पसंद करे। ये प्रवृत्ति पशुओं में भी पाई जाती है, इसके अलावा चींटियों में भी इसे देखा गया है। अर्जनात्मकता या कलेक्टिवनेस, 3 साल के बच्चे से लेकर किसी भी उम्र के व्यक्ति में चीज़ों को इकट्ठा करना अपनी रुचि के अनुसार, ये प्रवृत्ति पाई गई है। जब हम अपनी रुचि के अनुसार चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं, उससे हमें संतोष होता है, इसके विपरीत हम परेशान हो जाते हैं। आत्मस्थापन, सेल्फ एस्टेब्लिशमेंट।
इसका तात्पर्य दूसरों पर अधिकार करने की प्रवृत्ति से है। ये भावना छोटे बच्चों में भी पाई जाती है और बड़ों में भी। बच्चे इस प्रवृत्ति का प्रदर्शन क्रोधमय व्यवहार, आत्म प्रदर्शन के द्वारा और बड़े नेतृत्व या कठिन या जोखिमपूर्ण कार्यों को करने के माध्यम से करते हैं। युयुत्सा, कॉन्फ्लिक्ट्स, व्यक्ति अथवा प्राणियों में पाई जाने वाली संघर्ष की प्रवृत्ति को हम युयुत्सा कहते हैं। संघर्ष वास्तव में ये एक ऐसा प्रेरक उस समय सक्रिय हो जाता है जब उस व्यक्ति की जन्मजात प्रेरकों में कोई बाधा पड़ती है। जैसे आप किसी व्यक्ति को बैठा दें और कहें कि खाना मिलेगा मिलेगा मिलेगा, और वो व्यक्ति भूखा ही बैठा हुआ है और उसको खाना नहीं मिल रहा है, तो उसका सब्र का बांध टूट जाएगा। एक बिल्ली को एक स्थान पर बंद करके उसे परेशान करते हैं तो शुरू में बिल्ली भागने का प्रयास करेगी, लेकिन जब उसको यहाँ कहीं पर भी भागने की जगह नहीं मिलेगी तो आमने सामने का संघर्ष करेगी और अचानक आप पर झपट पड़ेगी। ये एक युयुत्सा या कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन होती है। अप्रूवल एंड इंसल्ट, प्रशंसा एवं निंदा। प्रत्येक व्यक्ति समाज में अपने आप को व्यवस्थित करना चाहता है और लक्ष्य प्राप्ति में प्रशंसा का बहुत बड़ा योगदान होता है। जब हमारा परिवार, हमारे मित्र, हमारा समाज हमारी प्रशंसा करता है तो हम और भी ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन हर समय जब परिवार के लोग, माता पिता, भाई बहन, टीचर्स, क्लास में फ्रेंड्स, हर समय हर कोई हमारी निंदा करता रहता है, तब हम निराश हो जाते हैं, हम हताश हो जाते हैं, जिसके कारण हमारा कार्य कौशलता पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम जो सामाजिक प्राणी, हम चाहते हैं कि हम समाज में रहकर प्रशंसा को प्राप्त करें और ऐसे कामों को हम छोड़ देते हैं जिसके कारण निंदा होती है। आत्म प्रकाशन, सेल्फ एक्सप्रेशन। समाज में प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा होती है कि वो स्वयं को दूसरे व्यक्तियों से अच्छा व्यक्त करे, और जब इसमें बाधा होती है तो वो क्रोधित हो जाता है और झुंझला उठता है। मनोवैज्ञानिकों का कथन है कि आत्म प्रकाशन या सेल्फ एक्सप्रेशन की जो इच्छा है वो प्रभुत्व, नेतृत्व, आत्म प्रदर्शन और प्रतिष्ठा की भावना में निहित होती है। लीडरशिप क्वालिटी इससे बढ़ती है। तो आज इस लेक्चर के द्वारा हमने मोटिवेशन के कितने टाइप्स हैं, उसका क्या क्लासिफिकेशन है, उस वर्गीकरण को हमने सीखा, जाना, और मैं आशा करती हूँ कि इसके द्वारा आप सभी को ज़रूर सहायता मिलेगी। धन्यवाद।